listeners, welcome to IAS Marathon. Welcome back in this new lesson, and this is the Parliament. Parliament का पार्ट 4 है, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने काफ़ी कुछ देखा, और आपने पार्ट 3 नहीं देखा ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो आप जाकर के पहले उसको देख लेना, पहले दोनों पार्ट्स, उसके बाद इस पे आना, राइट? अभी तीनों पार्ट देख लेना, उसके बाद 4th पार्ट पे आना, इस वाले पे। सो द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, राइट? तो किस किस तरीके से इसके पार्ट्स हैं, बिल किस तरीके से लाए जाते हैं, पास किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, राइट? उसके अलावा बजट किस तरीके से पास किया जाता है, वो सब प्रोसीजर्स इसके अंदर हमको पढ़ना है। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ओवरऑल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है किस तरीके से एक देश के कानून बनाए जाएं, राइट? सो लेजिस्लेशन का मतलब ही कानून बनाना होता है। सो बिल्स पार्लियामेंट में लेकर के आए जाएंगे तो वो 2 तरीके के होंगे सर एंड मैम। पहला पब्लिक बिल्स एंड सेकेंड आर द प्राइवेट बिल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं बहुत ही बेसिक तौर पे, तो दोनों के प्रोसीजर्स एक ही तरीके से होते हैं, इंट्रोड्यूस एक ही तरीके से होते हैं, सेम स्टेजेस के थ्रू इनको जाना पड़ता है, लेकिन थोड़े लिटिल डिफरेंसेस हैं कुछ रेस्पेक्ट्स में, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक बिल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स लेकर के लाते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स वो होते हैं जो कि अदर देन द मिनिस्टर कोई भी लेकर के आ जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का या फिर कोई अदर पार्टी, लेकिन उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में बैठा हो, राइट, वो लाए, बल्कि गवर्नमेंट का आदमी भी, गवर्नमेंट का एमपी भी इसको लेकर के आ सकता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है, राइट? सो बिल्स के टाइप देख लेते, कैटेगरीज देख लेते। सबसे पहले तो पहला होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, देन आपके मनी बिल, देन फाइनेंशियल बिल, एंड उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। इन ऑर्डिनरी बिल तो आपका बिल्कुल बेसिक सा बिल होता है जिसमें डेली लाइफ या डेली रूटीन की चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती है। और ऑर्डिनरी कोई भी कानून बनाया जाए देश की लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए, ठीक है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ऑर्डिनरी बिल्स के थ्रू उनको लाया जाता है, राइट? उसके अलावा मनी बिल्स। अब मनी बिल्स क्या हो सकते हैं? मनी बिल रिलेटेड टू द फाइनेंस, राइट? तो ये फाइनेंशियल मैटर्स के कंसर्न है, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। लेकिन अब फाइनेंस बिल क्या होता है ना? फाइनेंस बिल क्या होता है? देखो, ये भी फाइनेंशियल मैटर से ही कंसर्न है, लेकिन ये डिफरेंट है मनी बिल से। अर्जेंसी का एक फैक्टर होता है इसके अंदर, वो आपको आगे बताऊंगा इन डिटेल, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि सारे मनी बिल जो है फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स क्या होता है? ऐसे अमेंडमेंट बिल्स जो कि संविधान में चेंजेस लाएंगे, राइट? संविधान के अंदर चेंजेस कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इनके प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत ही क्विक बताने वाला हूं मैं आपको। ये जो प्रोसीजर है, देखो क्या हो सकता है कि अगर ऑर्डिनरी बिल्स लाए जाएं तो ऑर्डिनरी बिल्स में 5 स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ेगा बिफोर इट एक्चुअली बिकम अ लॉ, राइट? बिल को लॉ बनाने के लिए उसको 5 स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, राइट? देखो, फर्स्ट रीडिंग होती है सबसे पहले। फर्स्ट रीडिंग, हम टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको कवर करा देंगे यहीं पे, ठीक है? सो आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है हमारे इस इनिशिएटिव को, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, राइट? एंड शेयर को जरूर कर देना, राइट? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि बिल का इंट्रोडक्शन, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी हाउस में, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद उसको दूसरे हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस वाली स्टेज पे ना डिस्कशन नहीं होता कुछ भी, राइट? एंड कब इस प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है? कब माना जाता है कि ये फर्स्ट रीडिंग हो चुका है? जब वो गजेट ऑफ इंडिया में एक्चुअली छप जाता है, राइट? उसका पब्लिकेशन हो जाता है उसके अंदर, तब उसको माना जाता है यस, अब जो है आपकी फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इज नाउ कंप्लीटेड। और अब सेकेंड रीडिंग पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है? तो अब आती है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, जिसको हम सेकेंड रीडिंग बोलते हैं। सेकेंड रीडिंग आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, राइट? सो इसमें क्या होगा? तो पहली जो रीडिंग थी उसमें डिस्कशन नहीं था, हमने बात करी थी। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जनरल डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ जनरल डिस्कशन नहीं होता, बल्कि डिटेल स्क्रूटनी की जाती है और जो बिल है उसको फाइनल शेप में लेकर के आया जा सकता है, राइट?
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिल। किसी भी बिल को बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसके अंदर 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, देन कमिटी स्टेज पे जाती है, उसके बाद होती है कंसिडरेशन स्टेज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। देखिए दो पहला स्टेज जो इसके अंदर सब स्टेज हम बात करते हैं स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन की। देखो इसमें सब कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सारे मेंबर्स में ताकि वो पढ़ लें इसको एक बार, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सब कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं होता है ना। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहली तो कंसिडर करने के लिए कि क्या इसको हाथों हाथ लेकर के आना चाहिए या फिर इसको किसी और डेट के लिए रखना चाहिए, राइट। फिर इसको या सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए कि नहीं, ये डिस्कस करते हैं। फिर इसको क्या जॉइंट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बता दूं मैं आपको, ये जो आपका सिलेक्ट कमेटी है ना, वो उसी पर्टिकुलर हाउस का होता है जिसमें बिल इंट्रोड्यूस होता है। जॉइंट कमेटी में दोनों मेंबर्स रहते हैं राज्यसभा लोकसभा के। तो फर्स्ट सब स्टेज के बाद आती है सेकंड स्टेज, की होती है कमेटी स्टेज। इसके अंदर जनरली सिलेक्ट कमेटी के पास ही भेजा जाता है क्योंकि वो फेवर होता है कि फेवर में होता है। सो ये डिस्कस करते हैं इन डिटेल एंड थॉरली जाते हैं क्लोज बाय क्लोज, किस तरीके से कौन से प्रिंसिपल इसके अंदर आ सकते हैं या फिर राइट, और कौन कौन सी स्क्रूटिन, किस तरीके से इसकी स्क्रूटिनी और डिस्कशन किया जाना चाहिए। देखो इसके अंदर जो तीसरी सब स्टेज है वो है आपकी कंसिडरेशन स्टेज, है ना। अभी तक हम सेकंड रीडिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो इसके अंदर बिल को सिलेक्ट कमेटी से लेकर के आया जाता है, ठीक है। एंड इसको क्लोज बाय क्लोज देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है प्रॉपरली, है ना। और इसमें वोट किया जाता है फिर सेपरेटली क्लोज बाय क्लोज। एंड द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स ऑल्सो, राइट। अमेंडमेंट्स भी इसी में लेकर के लाया जाता है, इसी वाली स्टेज में। अब देखो सेकंड स्टेज जो है इतनी थॉरो है कि थर्ड रीडिंग आते आते इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि डिबेट किया जाए वापस से। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का ही इसके अंदर इसको कन्फाइन रखा जाता है, राइट है। इसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी अलाउड नहीं है। या तो मेजोरिटी जो प्रेजेंट इन वोटिंग है, जो प्रेजेंट है वो वोट कर सकते हैं। अगर पास होता है तो उसको सेकेंड हाउस के लिए या फिर अदर हाउस के लिए भेजा जाता है। अब आती है फोर्थ स्टेज लॉ बनने की, लेजिस्लेशन की। तो वो है बिल्स इन द सेकेंड हाउस, यानी कि किसी भी हाउस में अगर लॉ बना है तो सेकेंड हाउस में इसको भेजा जाएगा, राइट। सो उस स्टेज, उस वाले हाउस में भी सेम 3 स्टेजेस फॉलो होंगी और इनके पास 4 अल्टरनेटिव होंगे सारे हाउस के पास। क्या, या तो वो बिल को पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट, या फिर उसमें अमेंडमेंट करें और भेज दें, वापस रिटर्न कर दें, ठीक है, रिकन्सिडरेशन के लिए। या फिर और इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ अल्टरनेटिव होता है इसको बिल को पेंडिंग रखा जाए, कुछ भी एक्शन उस पर ना लिया जाए, सिंपल। अगर उस हाउस ने अगर पास कर दिया तब तो वो लॉ बन जाएगा, उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर दी फाइनल अप्रूवल, राइट, उसके प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अगर नहीं भेजते या फिर कोई एक्शन नहीं लेते 6 मंथ्स के अंदर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर 6 महीने के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया बाय द अदर हाउस, बाय द सेकेंड हाउस, देन डेडलॉक आ गया, राइट। तो इस डेडलॉक को किस तरीके से नष्ट किया जाए, सॉल्व किया जाए। जॉइंट सिटिंग, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, जहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर इकट्ठे होते हैं, जो 750 के आसपास है इंडिया में, उन सबको बुलाया जाता है, उनकी जॉइंट सिटिंग होती है, उसको चेयर करते हैं हमारे स्पीकर साहब, राइट। एंड द लास्ट स्टेज इज द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की असेंट ही एक लास्ट स्टेज ऑफ द लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं। या तो वो इस पर अपना सहमति दे दें, असेंट दे दें, या फिर उसको विद होल्ड भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, राइट। अगर उन्होंने विद होल्ड कर लिया तो कानून नहीं बन सकता और वो कभी मतलब एक्ट नहीं बन सकता, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। एंड हमने बात करी सस्पेंसिव वीटो की, तो प्रेसिडेंट सिर्फ वही है इंडिया में। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी कारण रिटर्न कर दिया बिल रिकन्सिडरेशन के लिए और उसको हाउस ने, पार्लियामेंट ने वापस से लौटा दिया, राइट, प्रेसिडेंट को विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसको साइन करें। बात करते हैं मनी बिल्स की। तो मनी बिल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो, स्टार बना लो, जो आपको करना है कर लो, लेकिन मनी बिल को कभी मत भूलना, इसका आर्टिकल होता है 110। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेफिनेशन मनी बिल की दी हुई है, राइट। अब क्या हो सकता है मनी बिल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और है, इसके अंदर टर्म दिया रखा, बट बिल इट कंटेन्स ओनली द प्रोविजन डीलिंग विद और ऑल और एनी ऑफ द रीजन। कौन कौन सा, देखो, या तो टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी
काम किया जा रहा हो, राइट, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन। इसके अलावा बहुत से यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, ये सब आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीट ऑन द मनी ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, राइट। इन सब मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई आस्पेक्ट होगा, कोई एक्ट लाया जाएगा तो वो मनी बिल के थ्रू लाया जाएगा, जैसे कि आपका जीएसटी। अब मनी बिल में के कौन बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही फाइनल इंस्टीट्यूशन है। अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने बोल दिया अगर ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल ही होगा, उसको चैलेंज नहीं किया सकता किसी भी कोर्ट में, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते, राइट। तो स्पीकर बोलते हैं कि ये मनी बिल है, उसको फिर दूसरा हाउस भेजा जाता है। एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पार्लियामेंट के जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। नोट कर लो ये बात, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, एंड वो भी किसके रिकमेंडेशन पे? वो भी प्रेसिडेंट के, यानी कि प्री रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज द मस्ट, ठीक है, ये प्रोसीजर का पार्ट है। हर वो बिल जो कि मनी बिल है वो गवर्नमेंट बिल होता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर के आ सकते हैं? मिनिस्टर। अब जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राइट। अब राज्यसभा की पावर जो है, जब हम बात करते हैं मनी बिल के रिगार्ड में, तो वो बहुत रेस्ट्रिक्ट है ना, कि वो जैसे वो तो ना ही उसको अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकता है। कौन? आपके राज्यसभा। सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर बड़े भैया यानी कि लोकसभा ने मान ली तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसको वैसे का वैसे पास किया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को जो है इसको रिटर्न करना होता है, और अगर नहीं रिटर्न करते तो उसको पास मान लिया जाता है विदाउट अमेंडमेंट। एंड जब इसके बाद जो है मनी बिल को फाइनली प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल असेंट। एंड इसमें भी एक यहाँ पर हम बात करें किस तरीके से डिफरेंट है ये ओरिजिनल लेजिस्लेशन से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से। पहला या तो ये असेंट दे दे या उसको विदहोल्ड कर ले, इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता फॉर द रिकन्सिडरेशन, ठीक है। नॉर्मली तो मनी बिल को असेंट देना ही पड़ता है, और दिया भी जाता है, क्योंकि उन्हीं की प्री परमिशन से ही इसको लाया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। तो हमने देखे ऑर्डिनरी बिल्स, हमने देखे मनी बिल्स, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल्स। तो फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो फिजिकल मैटर्स से रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बातें करते हैं। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल सेंस में हम बात करते हैं जब हम फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं। फाइनेंशियल बिल थ्री काइंड्स के हो सकते हैं। पहला मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 में है। उसके अलावा फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2 जो कि आर्टिकल 117(1), आर्टिकल 117(3) इसके अंदर है। अब देखिए फाइनेंस, देखो बहुत ज़बरदस्त ये यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स है, फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी तक नहीं पूछा गया इस तरीके का टेक्निकल क्वेश्चन, बिकॉज बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं भाई, वो कुछ भी पूछ सकती है ना। सो देखो फाइनेंस बिल 1 जो है, जो कि 117 आर्टिकल क्लॉज 1 में है, तो इसके अंदर यह है कि इसके अंदर वो वाले आइटम्स इंक्लूड नहीं है जो कि आर्टिकल 110 में है मनी बिल में, लेकिन उसके अलावा जो जनरल रजिस्ट्रेशन है, अब देखो ये किस तरीके से मनी बिल से सिमिलर है ये हमको देखना है, राइट। तो पहला हो सकता है, देखो दोनों जो है ना वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ओनली। याद रखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 की, राइट। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 1 की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है इनको सिर्फ लोकसभा में लेके आया जा सकता है। सेकंड, बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरियसली, ठीक है। बी जो है, दोनों जो है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही लाए जा सकते हैं सिर्फ, ठीक। उसके अलावा देखो इन सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स में ये मनी बिल की तरह, बाकी सब एस्पेक्ट्स में ये जो है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह है। कैसे? पहली बात, सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है दोनों का लाने का, राइट। उसके अलावा राज्यसभा ना इसको अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, कितनी बड़ी बात है ना। मनी बिल को नहीं कर सकती ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मान लीजिए राज्यसभा लोकसभा में फाइनेंस बिल 1 को लेकर के किसी तरीके से डेडलॉक हो गया, तो उसका क्या क्या किया जाएगा? मनी बिल में तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता ना, राज्यसभा की अथॉरिटी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन फाइनेंस बिल 1 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, प्रेसिडेंट समन करते हैं जॉइंट सिटिंग को अगर डेडलॉक होता है तो, राइट। प्रेसिडेंट उसके बाद भी अपना असेंट जो है विदहोल्ड कर सकते हैं, है ना, और फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, जैसे कि मनी बिल के केस में नहीं है। अब देखो फाइनेंशियल बिल सेकंड का अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है? पहला वही हमने जो बात करी थी कि मनी बिल से ही 2 एस्पेक्ट में सिमिलर है, बाकी अदर एस्पेक्ट में डिफरेंट है, जैसे कि हमने फाइनेंस बिल 1 की बात की थी। लेकिन इसका एक फीचर ऐसा है
जिसको डिफरेंट बनाता है, स्पेशल बनाता है। क्या? देखो, इसको ना पास नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है इसको रिकमेंड ना कर दे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? देखो, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल बिल सेकंड को लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसा कि मनी बिल में और फाइनेंस बिल 1 में किया जाता है, राइट। तो फिर कहाँ पड़ती है इसकी ज़रूरत? देखिए, प्रेसिडेंट की जो ज़रूरत पड़ती है रिकमेंडेशन की, वो इंट्रोडक्शन के स्टेज पे नहीं पड़ती, बल्कि कंसीडरेशन वोटिंग के टाइम पे पड़ेगी, आपके कंसीडर करने के टाइम पे पड़ेगी, राइट। एंड सेम वही कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, राइट। और डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग यही सही, प्रेसिडेंट भी इसको अप्रूव असेंट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते, रिटर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग के बारे में हमको यहाँ पर थोड़ा देखना है कि देखो जॉइंट सिटिंग किन केसेस में की जाती है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अगर कोई भी हाउस या दोनों हाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेडलॉक होता है। तो पहली हम बात करते हैं किस सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है। पहला, अगर अदर हाउस ने रिजेक्ट कर दी, राइट, बिल को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड, अगर अदर हाउस ने अमेंडमेंट प्रोवाइड किए और जो पहला हाउस था उसको उन अमेंडमेंट्स में डिसएग्री होते हैं उससे, राइट। फिर होता है लास्ट, अगर 6 महीने के अंदर वो बिल या उसका अगर आंसर नहीं आता या उसको पास नहीं किया जाता बाय द अदर हाउस, 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो, तब जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। तो कौन बुलाता, कौन है जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महामहिम हमारे जो है वो समन करते हैं, ठीक। कौन कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। तो जॉइंट सिटिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको। जॉइंट सिटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है ऑर्डिनरी बिल्स में, राइट, ऑर्डिनरी बिल्स में और फाइनेंशियल बिल्स में। इसके अलावा मनी बिल हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हुआ, इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं, चाहे इस पर डेडलॉक हो चाहे कुछ हो ही नहीं सकता ना डेडलॉक तो, क्योंकि लोकसभा में ओवरराइडिंग पावर्स है मनी बिल को लेकर के। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में अगर हम बात करें तो दोनों हाउस की कैपेसिटी इक्वल है, आई मीन कैपेसिटी और अथॉरिटी इक्वल है, हालांकि नंबर्स डिफरेंट है जो कि हमेशा रहता है और रहेंगे भी। तो उनका अथॉरिटी सेपरेटली यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और जो कि उसका फ़ायदा भी लेते हैं। देखो, अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ईजीली निकाला जा सकता है, राइट। कि पहला तो अगर बिल लैप्स हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा यानी कि लोकसभा भंग हो चुकी है, तब जो है उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग को नहीं बुलाया जा सकता, राइट। जॉइंट सिटिंग उस टाइम पे नहीं बुलाया जाता। लेकिन अगर जॉइंट सिटिंग पहले हेल्ड की गई हो लोकसभा के डिसॉल्व होने के, राइट, देखिए अगर प्रेसिडेंट पहले ही समन कर लेते हैं और लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले ही समन कर लेते हैं, तब तो फिर होती है, राइट। तो वहाँ वहीं की बात थोड़ी ना टाली जा सकती है, तब जॉइंट सिटिंग होती है। इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इसको चेयर करेंगे, अगर वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनकी एब्सेंस में। राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर सकते, वो तो राष्ट्रपति हो, तो मेंबर भी नहीं है किसी भी हाउस के, उपराष्ट्रपति है। अब वही 1/10 की यहाँ पर भी कोरम रहता है ना जॉइंट सिटिंग में। और ये जो जॉइंट सिटिंग होती है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से चलती है, ना कि राज्यसभा के, ये याद रखना। अगर ये जो बिल का डिस्प्यूट था मेजोरिटी ने पास कर दिया किसी तरीके से, तो उस बिल को पास माना जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जॉइंट सिटिंग के टाइम पे ना कोई नया अमेंडमेंट लेकर के नहीं आ सकता। सिर्फ 2 कंडीशंस हैं उसकी। पहला, या तो अमेंडमेंट्स जो है, या तो इन अमेंडमेंट्स में फाइनल जो डिसएग्रीमेंट था उसको रिजोल्व करने की कैपेसिटी हो सकती है तब, या फिर वो अमेंडमेंट जो कि नेसेसरी है और उसको लाया नहीं गया ड्यू टू द डिले इन द पासेज ऑफ द बिल, राइट। तो ये 2 केसेस है जिसके अंदर जॉइंट सिटिंग के टाइम पे भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो 1950 से अगर हम देखें तो इसको 3 बार लाया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस बिल एंड प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल। अब मुझे बताओ इसके बाद 2002 के बाद क्या कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न आया कि नहीं आया, या फिर कोई जॉइंट सिटिंग हुई कि नहीं हुई? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आंसर करो। तो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे बजट इन द पार्लियामेंट, बजट किस तरीके से लाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन पूछो, अगर कुछ हो तो, डाउट हो तो आपके सजेशन दो हमें, ठीक है, किस तरीके से और इम्प्रूव करें, बेटर करें, राइट। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।